नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को भी मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत में उत्तराखंड सरकार कोविड के चलते माता पिता को खो चुके बच्चों का सहारा बनेगी। वहीं पर कोविड से पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान को लेकर व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को भी यहां पर सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों को 2,500 रुपए 2 महीने के लिए यहां पर दिए जाएंगे। तो वहीं पर शिल्पकार प्रोत्साहन योजना की अवधि को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। उस 10 करोड़ रुपए के फंड में 5 करोड़ रुपया हंस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा और इस 10 करोड़ रुपए में हर व्यक्ति को हम 5,000 रुपए सब्सिडी का प्राविधान किया गया है और इस उद्योग की जो कीमत होगी वो 10 से 15,000 के बीच होगी, जिसमें केवल 1,000 रुपये अधिकतम मार्जिन मनी का प्राविधान किया गया है। 1,000 रुपये से आदमी 1,000 की पूंजी से आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। बैंक से ऋण का प्राविधान भी किया गया है और इसमें तमाम वो छोटे उद्योग, मसलन सिलाई मिठाई, पेंट, आप चाय की दुकान खोल दी, आपने फलों की सब्जी की दुकान खोल दी, आपने छोटे छोटे उद्योग जो 15,000 तक के उसमें आते हैं, उसको उन लघु उद्योगों को वो वहाँ पे स्थापित, सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करके 20,000 लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं। प्रदेश के शिक्षा पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने योग ग्राम पहुंचकर औरंगाबाद से योग ग्राम तक बनी सड़क और यात्री टिन शेड का यहां पर लोकार्पण किया। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव, विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और साथ ही विधायक आदेश चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि योग ग्राम विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब सड़क बनने से लोगों को यहाँ पर इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर सड़क निर्माण को लेकर बाबा रामदेव ने मंत्री अरविंद पांडे का आभार जताया। तो के कोने कोने से लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आए, बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए और वहाँ की सड़कें टूटी फूटी ना हो, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है। तो हम लोगों के संज्ञान में आया और बाबा जी ने तो सड़क के लिए कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। हम 1-2 बार आए, हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की उत्तराखंड की छवि अच्छी लेके जाएँ। इस निमित्त हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया और हमारे डिपार्टमेंटल सड़क को बनाया। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। श्री पांडे जी को मैंने कहा कि जब सारी दुनिया यहाँ पर आ रही है तो ये बहुत उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ पर आकर के लोगों को काफ़ी कष्ट हो रहा है। तो इस कोरोना की महामारी के काल में भी एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव था, उन अपने स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए भी ये समृद्धि के कार्यों को प्रगति दी और स्वास्थ्य और समृद्धि का एक समन्वय करते हुए यहाँ पर आज ये रोड बनने से मुझे बहुत प्रसन्नता। कोविड कर्फ्यू के बदले नियम के बाद में परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड में यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी गई है। साथ ही विकास कार्यों में फिर से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सरकार लगातार यहां पर कोशिश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश के भीतर 25% क्षमता के साथ में सार्वजनिक वाहनों को चलने की अनुमति यहां पर दे दी गई है और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहानी ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्या से खास बातचीत की। कोरोना काल के दौरान जहां सरकार ने बहुत सी चीज़ों में छूट दी है, तो वहीं परिवहन विभाग के द्वारा भी नई गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और बहुत सी छूट दी गई हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री यशपाल आर्या जी मौजूद हैं। सर, इनसे जानना चाहेंगे, सर, जिस तरीके से कोरोना बढ़ा और अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक राज्य सरकार ने उस पर काबू पा लिया है, वहीं परिवहन विभाग ने भी नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। सर, कितनी कारगर रहेगी जनता के लिए? देखिए, कर्फ्यू की वजह से काफ़ी कोरोना केसेस में कमी आई है, काफ़ी हद तक नियंत्रण भी किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें सचेत भी रहना है और कोविड के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका भी अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। काफ़ी हद तक सरकार द्वारा नियंत्रण किया गया है, केसेस में कमी आ रही है, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं या
सावधानी न बरतें, ये आवश्यक है। परिवहन विभाग की भी बहुत बड़ी गाइडलाइन, लाइफलाइन है। उत्तराखंड के लिए जो हमारी परिवहन सेवाएं हैं वो जीवन रेखा हैं, क्योंकि पूरे पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में हमारी परिवहन सेवाएं समुचित रूप से अपनी सेवाएं देती रही हैं। लेकिन कोरोना की वजह से वो सेवाएं बाधित हुई हैं और पिछले दिनों में पूरी तरह सेवाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से केसेस में कमी आ रही है और नियंत्रण दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से हमने भी एक बार परिवहन सेवाओं को संचालित करने का निर्णय लिया है। हम अपने स्टेट में ही फिलहाल ये सेवाएं देने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मेरी जानकारी में है, हमारे कई चालकों की, परिचालकों की भी मौतें हुई हैं, संक्रमित हुए हैं, और उन परिवारों पर क्या स्थिति होगी हम भली भांति जानते हैं। क्या उनके संसाधन उनके पास नहीं है, तो वो भी हम जानते हैं। इसलिए हमें अभी सचेत होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें और उसके अलावा भी तमाम जिलों की बात करें तो देखा गया तस्वीरों के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी आपने फ्रंटलाइन पर आकर सिलसिलेवार तरीके से सबकी मदद करी। अगर प्लाज्मा की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, सबको मुहैया करवाया। इसके अलावा सर अभी हाल फिलहाल में ही आपने आशा वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना किट से भी उनकी सुरक्षा ताकि हो वो दी। उसको लेकर सर अच्छा रिस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा है आशा वर्कर्स में भी, और साथ में ये भी कह सकते हैं सर कि जिस तरीके से देखिए लगातार जो है लोग परेशान थे, लोगों ने अपने परिजन खोए, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी है। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे जो CSC है, वहाँ पर हमने MLA फंड से हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन का निर्माण किया। हमने वहाँ पर एक्सरे, डिजिटल एक्सरे मशीन दी। हमने बेहतरीन अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ पर दी है, और CSR के मद से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिलाधिकारी का भी आभारी हूँ कि मैंने जो भी कहा उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। हमारे वहाँ 80 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की लगने जा रहा है। हमने वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाया है, 14 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। अभी हमने जो आशा वर्कर्स हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएँ हैं, उनको भी तो लगभग 950 के लगभग हमने 950,000 के आसपास हमने कोरोना किट उपलब्ध कराई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, और इसके अलावा अपील की गई है जनता से कि हालांकि कोरोना के दरों में गिरावट आई है, लेकिन जागरूकता को अपने अंदर से कम ना होने दें। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और साथ ही क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करी है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड को लाइफ सेविंग ड्रग्स की निर्बाध रूप से आपूर्ति करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का ID कार्ड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, इसके लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाए। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को थर्ड वेव के हिसाब से तैयारी करने के लिए कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि जो DG हेल्थ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है थर्ड वेव की एक्सपर्ट कमेटी, उसके रिकमेंडेशंस पे वो काम करें, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की आपूर्ति निर्बाध रूप से उत्तराखंड में करे, और साथ ही जो वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है आइडेंटिटी कार्ड की वजह से, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाने के लिए आदेश किया है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में सर्विलांस के लिए आशा वर्कर, नर्स और होमगार्ड की एक कमेटी बना के घर घर सर्वे करवाने और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन करवाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों पर जो कैपिंग लगाई गई थी, जो मैक्सिमम चार्ज का जियो जारी किया गया था, उस पर कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि नया जियो इशू करे गवर्नमेंट, और जिसमें किस स्तर के ट्रीटमेंट पे कितना चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकते हैं उसको भी डिक्लेयर करे,
और जो उसका पालन नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करें। रुड़की में नेहरू स्टेडियम के पास में अचानक 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। कुछ ही देर में आग ने ट्रांसफार्मर और पास से स्थित एक गन्ने के रस की दुकान को जलाकर खाक कर दिया। गनीमत तो ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं सूचना मिलने के बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। की सूचना प्राप्त हुई, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, देखा कि 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी है और पास में ही एक गन्ने की दुकान थी, इसमें भी आग लगी है। एफएस यूनिट ने तुरंत अविलंब एक हॉज पाइप फैलाकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और 2 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है। देहरादून में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश संयोजक विवेक जैन ने सरकार के सहयोग से 18 से 45 वर्ग आयु के लोगों के लिए यहां पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कोरोना को लेकर लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं पर वैक्सीनेशन कैंप के लिए विवेक जैन ने प्रदेश सरकार और सोसाइटी कमेटी मेंबर का यहां पर आभार जताया। ब्रिटिश कालीन डांड झील के सामने से 20 पिलर्स पर टिका है, जिसमें पानी निकासी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक गेट बनाया गया था। झील के ओवरफ्लो पानी की निकासी के लिए ब्रिटिश कालीन गेटों के स्थान पर नए गेट बनाने के लिए 1 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव यहां पर तैयार किया गया है। झील के निकासी द्वार के पास से ही 2 नए इलेक्ट्रॉनिक गेट बनाने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। ब्रिटिश पीरियड से हमारे पास एक गेटेड स्ट्रक्चर है नैनीताल में, पर अब एक सोच डेवलप हुई कि एक हम ऑटोमेटिक गेटेड सिस्टम करें। नो डाउट वो हेरिटेज के रूप में पुराने जो ब्रिटिश के पीरियड का गेट है वो चलता रहेगा, एक हमें ऑटोमेटिक गेट के रूप में रहेगा और जिसकी काम चल रहा है। उम्मीद है कि 15 जून तक हम इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। किस तरह काम करेगा ऑटोमेटिक का मतलब ये समझ लीजिए कि ऑन इंटरनेट बेसिस पे भी काम करेगा और मोटराइज भी रहेगा, मैनुअल सिस्टम से भी चलेगा वो। पहाड़ों की रानी मसूरी में लॉकडाउन में मिली छूट का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। हालांकि आज दुकानों को खोलने में मिली छूट के चलते मसूरी में अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं, लेकिन खरीदारों की कमी के चलते दुकानदार ग्राहकों के लिए यहां पर तरसते दिखाई दिए। उम्मीद जताई गई थी कि आज शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ेगी और साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी इससे निपटने के लिए व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहस्त्र धारा क्षेत्र में नदी पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम देहरादून और साथ ही सचिव रेवेन्यू उत्तराखंड सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान करते हुए नगर निगम देहरादून सहित जिला प्रशासन से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख यहां पर तय करी है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि अजय नारायण शर्मा द्वारा जनहित याचिका दाखिल करके कहा गया है कि सहस्त्र धारा क्षेत्र के डांडा लखोड में पाववाला की राव नदी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष श्री अजय नारायण शर्मा द्वारा योजित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि किस तरीके से सहस्त्रधारा क्षेत्र में आमवाला की राव नदी भूमि पर जो है भूमाफिया के चलते किस तरीके से नदी भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में MDDA से रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा था कि कहां ऐसे अवैध अतिक्रमण हुए हैं, जिसके अनुपालन में MDDA द्वारा ऐसे कई अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए और उनको नोटिस भी सर्व किया गया। लेकिन आज उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि क्योंकि यह काम जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है और सचिव रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, इसलिए उनका इस मामले में पक्षकार बनाया जाना जो है ज़रूरी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज याचिकाकर्ता को अनुमति दी है कि वो सचिव रेवेन्यू के साथ साथ नगर निगम देहरादून को भी इस मामले पर में पक्षकार बनाए।
अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से कोरोना मुक्त हर गांव अभियान के तहत में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दरअसल केंद्रीय प्रभारी शेखर चंद्र द्वारा आम आदमी पार्टी जागेश्वर की टीमों को यहां पर मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, दवाएं, सैनिटाइजर देकर गांव की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें। कार्यक्रम के तहत हर गांव में लोगों की ऑक्सीजन की जांच की जाए और स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक उपकरण यहां पर उन्हें दिए जाए। उत्तराखंड में अनलॉक के तहत में बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मार्केट को खुलने की छूट दे दी गई है, लेकिन पहले दिन सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर दिखाई दी है। सुबह से ही शराब के शौकीन शराब खरीदने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। पूरी स्थिति का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने। उत्तराखंड में आज 43 दिन बाद विधिवत रूप से उत्तराखंड अनलॉक होना शुरू हो चुका है। कोविड कर्फ्यू के चलते जहां उत्तराखंड में तमाम पाबंदियां थीं, अब धीरे धीरे उसमें छूट मिलने लग गई है। सुबह 8 बजे से ही 5 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखने को मिली तो सुबह से ही शराब की दुकानों में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं शराब की दुकानों में सुबह 6 बजे से ही, जबकि दुकानें खुली भी नहीं थी, तब से ही जो है कतारें बननी शुरू हो गई थी और 8 बजे तक जब शराब मिलने लगी तो ये कतारें और बड़ी हो गई। इन कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया और साथ में ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों में जागरूकता की कमी भी देखी गई। वहीं अगर बात करें तो अगर घंटाघर की बात करें तो वहाँ पे यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रशासन को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाम चारों तरफ से लगा हुआ नजर आया। यानी अनलॉक तो हो गया उत्तराखंड, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी थोड़ी समझ की कमी देखने को मिल रही है, जो इतनी भीड़ आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं अगर शराबों की दुकानों की बात करें तो शराबों की दुकानों में भी जिस तरीके से भीड़ है और जिस तरीके से लोग यहाँ कतारों में लगे हुए हैं, तो उससे ये साफ होता है कि लगातार जो है इंतज़ार इसी बात का था कि कब शराब की दुकानें खुलेंगी और लोग जो शराब के शौकीन हैं वो शराब खरीद पाएंगे। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि किस तरीके से जो है सरकार इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से संचालित कर पाएगी और साथ में भीड़ को भी कम कर पाएगी और कोविड का ये खतरा ना बढ़े, इस पर भी जो है पूरी मुस्तैदी बरती जाएगी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के सभी शहरों में बुधवार को 43 दिन बाद में शराब की दुकानें खुलने से पहले ही शराब के शौकीनों की भीड़ जमा हो गई है। ऐसा ही कुछ नजारा सरोवर नगरी नैनीताल में शराब की दुकानों के बाहर देखने को मिला है। समय बीतने के साथ ही शराब के शौकीनों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा में शराब की बिक्री यहां पर शुरू की गई। वहीं पर नैनीताल, वल्लीताल सहित तल्लीताल में भी शराब की दुकानों में खासी भीड़ नजर आई है, जिसके बाद में प्रशासन ने सभी दुकानों में पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस बल का नियुक्ति की गई है और सोशल डिस्टेंस का कंप्लीट पालन कराया जा रहा है और इसमें जो है कल हमारे द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया था और इसके अतिरिक्त यदि सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं करा तो उसका चालान भी किया जा रहा है। व्यापारियों को क्लियर बोला गया है कि आप अपनी दुकान पर गोल घेरे करवाएंगे और सोशल डिस्टेंस का मैनेजमेंट रखेंगे। यदि ऐसा नहीं पाया जाता तो उनके विरुद्ध जो है आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा हम शॉकिंग तो है नहीं इसके, आज हमने कहा खुली है कितने में 1-2 महीने में तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं हो रही, अपना सही है, एक एक करके ले रहे हैं, भीड़ भड़का नहीं है ज़्यादा। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी कर रही है, जो सोशल डिस्टेंस किया हुआ आपने बहुत अच्छा लगा मेरे को और खुलनी भी चाहिए, थोड़ी एंजॉय भी होना चाहिए लाइफ में। उत्तराखंड के बैरीनाग थाना क्षेत्र के सेराघाट में बुधवार को सरयू नदी में नहाने के दौरान 5 युवकों की अचानक से डूबने से मौत हो गई है। वहीं पर 5 युवक अपनी बहन को शादी के बाद उसके ससुराल छोड़कर अपने घर लौट रहे थे। तभी 5 युवक रास्ते में गर्मी होने के कारण सरयू नदी में नहाने लगे और इसी दौरान नहाते समय एक युवक डूबने लगा तो सभी उसको बचाने के चक्कर में डूब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 का शव वहां से बाहर निकाला है और उसके बाद में घटना को लेकर कई संगठनों ने इस पर दुख जताया। पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई। दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें सरयू नदी में डूबने से 5 युवा साथियों की एक साथ मौत होगी,
जैसा कि आपको बता दें, शेरा उर्फ बड़ौली से कल एक बारात गड़ाई गंगोली गई हुई थी। दुल्हन के साथ दुल्हन के भाई और उसके परिवार के अन्य जन दुल्हन को छोड़ने के लिए बारात के साथ शेरा घाट आए हुए थे। आज सुबह 11 बजे के आसपास इन दुल्हन के साथ आए हुए 5 युवाओं ने सरयू नदी में नहाने का मन बनाया और सरयू नदी में नहाने लगे। देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया और साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत में पलटन बाजार में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। तो वहीं पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों में लगी मिलने पर कमी जो देखी है उस पर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने नाराजगी जाहिर करी है और जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने का अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। सारा काम था और पीसीसी का वर्क कंप्लीट हो गया है और जो कोतवाली तक जो है इस समय टाइल्स लगाने का काम हम कर रहे हैं और ये काम भी जो है तेज़ी से ये लोग कर रहे हैं इस समय और मुझे लगता है ये जल्दी पूरा हो जाएगा। एक इशू अभी भी जो है क्योंकि पुरानी 50 साल 60 साल पुराने जो डाले गए हैं इसमें सीवर वगैरह, उन सब के भी अभी जो है एक जगह पर इशू आ रहा है। उसको जो है अभी नई जो सीवर लाइन डाली गई है उसे चार्ज करके उसे भी फिर ख़त्म कर दिया जाएगा और बाकी यूपीसीएल का भी टेंडर हो गया, उन लोगों ने भी अपना सर्वे करना शुरू कर दिया अंडरग्राउंडिंग करने। काशीपुर में सांसद अजय भट्ट ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने काशीपुर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से कुमाऊं क्षेत्र में भी एक एम्स खोले जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर उनकी ओर से कहा गया कि पिछले एक सप्ताह में 18+ का वैक्सीनेशन पर्याप्त संख्या में यहाँ पर हो रहा है। आगे इसे और भी तेजी से आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। चाहते हैं कि जो काशीपुर का राजकीय हॉस्पिटल है, हमारा चिकित्सालय है, ये भी एक आदर्श चिकित्सालय के रूप में डेवलप हो। यहाँ पर सारी चीज़ें हों, हमारी जितने विभाग होते हैं वो ठीक ठीक फंक्शन करें। बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें आता है और तो और उत्तर प्रदेश का ठाकुरद्वारा से लेकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हमारे लगे हैं वहाँ के लोग भी काशीपुर में आते हैं। इस हॉस्पिटल पर बहुत बड़ा प्रेशर है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि निकट भविष्य में एक ये आदर्श चिकित्सालय के रूप में डेवलप हो, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।